हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज जो है एक से एक जो है अच्छे प्रश्नों को हल कर रहे थे, उससे संबंधित यह जो है दोस्तों 8वीं क्लास है। तो एक बात मैं बता दूं आप लोग को, इधर थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था दोस्तों, थोड़ी व्यस्तता के कारण कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। इधर थोड़ा सा गैपिंग हो जा रहा था, बट आज के बाद से आप लोग की शिकायत नहीं रहेगी, वीडियो जो है कंटिन्यू ही रहेगा। तो प्रश्न को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इस क्लास में मैंने जो है आज लिया है नाटक। ठीक, ये जो है रचना है पहला राजा। ये जो है नाटक है, इसमें पूछा है कि पहला राजा नाटक का लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा है लक्ष्मी नारायण लाल। तो पहला राजा के लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर? ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, ये जो पहला राजा जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का, ये जो है मतलब एक तरीके से पौराणिक आख्यान पर आधारित जो है यह नाटक है। इसमें प्राकृतिक और मनुष्य के बीच सनातन जो है श्रम संबंधों की महत्ता को रेखांकित किया गया है। तो बस मोटे तौर पे आप लोग ये याद रखिए कि पहला राजा की जो कथा है वह पौराणिक आख्यान पर आधारित है। ठीक है, और किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है लिया है मैंने कि निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र का निबंध कौन सा संग्रह नहीं है। ठीक है, इसमें क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है फिर बैतलवा डाल पर, और दूसरा है चितवन की छा, तीसरा है तुम चंदन हम पानी, चौथा है मैंने सील पहुंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर बैतलवा डाल पर। ठीक है, तो ये जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, ये जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। क्लियर? अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। ठीक है, किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है परिनिष्ठित भाषा, दूसरा है कूट भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है कृत्रिम भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं, क्योंकि परिनिष्ठित भाषा जो है उसका अर्थ आप ऐसे समझिए कि वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने जो है जो मन के भाव हो या विचार होते हैं उसका आदान प्रदान करके करता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है याद रखिएगा। और अगला जो है प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है। तो पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा है चतुर्भुज दास, और तीसरा है कृष्णदास, चौथा है परमानंद दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंददास। ठीक है, रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? यह जो है नंददास जी का ग्रंथ है। क्लियर? अगला जो है प्रश्न है, यह भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, कभी कभी जो है पूरा नाम ना देके सिर्फ अज्ञेय जो है दे देता है, तो इनका यह जो है फुल नाम है पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जो है कौन सा ऐसा काव्य संग्रह इसमें जो चौथा मतलब चारों दिया हुआ है, कौन सा नहीं है इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हरी घास पर छड़ भर, दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, तीसरा है इंद्रधनुष रौदे हुए, और चौथा है इत्यलम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का नहीं है, तो है किसका? यह है दोस्तों गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है, और इसका प्रथम जो प्रकाशन 1980 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। बाकी ये हरी घास पर छड़ भर, इंद्रधनुष रौदे हुए और भूरी भूरी खाक धूल जो है यह जो है अज्ञेय जी की जो है काव्य संग्रह है। ठीक है, और अगला जो है प्रश्न है यह मिलान से संबंधित है। इसमें जो है प्रश्न यह पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है।
तो पहला ऑप्शन से ही हम लोग जो है मिलाते हैं, जैसे कि हर प्रश्न मिलान वाले ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, उसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। ठीक है, और लहर है 1933। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। और जो प्रेम पथिक है उसका है 1914। क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों 1914 पहले हो जाएगा प्रेम पथिक। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर आंसू हो जाएगा 1925, फिर लहर 1933, फिर कामायनी। तो इस प्रकार से सी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न भी जो है मैंने मिलान वाले ही लिए हुए हैं। इसमें जो है प्रश्न पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो ठीक है, पहले से ही मिलाते हैं हम लोग। तो जो ये अनामिका रचना है, अनामिका प्रकाशन वर्ष पहले बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि कौन है। बाकी तो इसके पहले जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी। अनामिका जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1923 और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब जो ये झरना है, झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। इसके जो है रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अब पल्लव जो है 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और पल्लव के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, और जो है चौथा है निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी, और इसके जो है रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों झरना पहले नंबर पर हो जाएगा 1918, फिर अनामिका, फिर पल्लव, फिर निहार। इस प्रकार से जो है तीसरा वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है लेते हैं कि भारतीय इतिहास में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की, ठीक है, जल प्लावन की घटना, एक मिनट पूरा मैं स्क्रीन पे कर दे रही हूँ। कहाँ गया प्रश्न? ठीक, फुल। हाँ, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यह प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। इसको जो है मतलब कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे यूपी का हो अपने या फिर अदर स्टेट का हो। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, दूसरा शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, और चौथा है ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो जो है ये जल प्लावन की जो घटना है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जो है मिलता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैंने लिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला जो है प्रश्न है, कथन पे आधारित है यह प्रश्न जो है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। ठीक है, उपर्युक्त कथन जो है किसका है? ठीक है, इसमें जो है हम लोग को पहचानना है। तो पहला जो है ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती है जितनी जो है प्रसाद और पंत में। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह जो है कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला जो है प्रश्न है कि हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में युग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गांधी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है प्रेमचंद्र युग, और चौथा है जयशंकर प्रसाद।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र युग। ठीक है, यह जो है फिर इन द ब्लैंक के तरीके से दे दिया हुआ है प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद्र युग है। ठीक है, याद रखिएगा। और छायावाद का समय आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कब से कब तक का है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन बताइएगा, और छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जो है किसे जो है स्वीकार किया गया है। ठीक है, लिखित रूप में, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोनों प्रश्न का। और अगला जो है प्रश्न है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि निराला की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक जो है प्रभाव है। तो पहला ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण, दूसरा है कृत्तिवास रामायण, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है विष्णु पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, कृत्तिवास रामायण। ठीक है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ, ठीक है, ये बांग्ला ग्रंथ है, कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक जो है प्रभाव है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी राम की शक्ति पूजा जो है निराला की कृति है अनामिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923, काव्य संग्रह में यह संकलित है। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला जो है प्रश्न है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं या स्वच्छंदतावाद, हिंदी में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रयोगवाद, दूसरा है प्रगतिवाद, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रतीकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छायावाद। देखिए, अब विशेषताएं वगैरह और पृष्ठभूमि जो पढ़नी क्यों अनिवार्य है, देखिए ये सब थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो थोड़ा डीप में अगर छायावाद पढ़ा होगा तो वो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है यह भी। तो अगला जो है कि पंत जी की ग्राम्याकृति, ग्राम्या जो है सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है, इस कृति का संबंध है किससे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण परिवेश से, दूसरा है प्रगतिवादी दृष्टि से, तीसरा है कल्पना लोक से, चौथा है नई कविता से। तो पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है, और ये ग्राम्या जो यह कृति है पंत जी की मुक्तक कविता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, मुक्तक कविता और ग्रामीण परिवेश से है। वैसे भी नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो अगला प्रश्न है कि कामायनी किसकी पुत्री थी। ठीक है, कामायनी है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मतलब ये जान लीजिए कि इस जो है इससे कामायनी से मतलब एक एक प्रश्न एकदम चुन चुन के एग्जामिनर बनाता है, चाहे वह सर्ग से पूछे चाहे पात्र पूछे और कथन वगैरह, तो बाप रे बाप, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं कहानी नाटक उपन्यास जो हम लोग को मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ने रहते हैं। अब सब तो आदमी पढ़ नहीं सकता, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से हम लोग को हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए, और कामायनी उनमें से तो भाई एक ही है। तो आते हैं हम लोग प्रश्न पे अपने कि कामायनी किसकी पुत्री थी। तो पहला ऑप्शन है श्रद्धा, दूसरा है मनु, तीसरा है काम, चौथा है ईड़ा। तो कामायनी जो है काम की पुत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा, कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी जो है एक महाकाव्य है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से ये मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसका जो दर्शन है पूछ देता है कि कामायनी का दर्शन किस पर आधारित है, तो आप लोग को बताना होगा। रस्तावाद आनंदवाद पर आधारित है। अच्छे प्रश्न है। फिर जो है अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। ठीक है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, किस कवि की कृति को, अच्छा इनकी कौन सी कृति को, ये भी आप लोग नोट करिएगा, पल्लव को। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव जो है कृति, उसको जो है छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र,
दूसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा है इंद्रनाथ मदान, चौथा है शांति प्रिय द्विवेदी। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, ये जो है डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम था 2013 का, उसमें जो है पूछा हुआ प्रश्न है। अब अगला है प्रश्न कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम बताइए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चूँकि जो हैं रचनाकार, हमें उन लोग का उपनाम भी याद करना होता है। तो पहला ऑप्शन है, अच्छा जितने भी मैं प्रश्न आप लोग को करवा रही हूँ ना, तो थोड़ा आप लोग जैसे जो नए लोग होंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया आप लोग को मिल गया होगा कि नहीं, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न तैयार करने चाहिए। तो हम जो है मिक्सचर ही हमेशा लिए हैं, भले ही क्रम प्रश्न रहते हैं लेकिन कथन भी होता है, उसमें रचनाएं भी होती हैं। ठीक है, जैसे अभी उपनाम देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए, तभी बेहतर होगा। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है, पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इनका बाल्य नाम झारखंडी है। ठीक है, इनका बाल्य नाम झारखंडी था। मैं सोची कि आप लोग से कहूँ कमेंट करने को, लेकिन ठीक है, वो जो दो मैं पूछी हूँ वही आप लोग बता दीजिए। हाँ, एक रेखा शर्मा जी हैं, वो जो है कमेंट का हमेशा जवाब देती हैं, तो अब उनके लिए तालियां, सच में, मतलब कि कुछ मतलब हमेशा जब भी मैंने उन्हीं को मतलब अप्रिसिएट कर रही हूँ, क्योंकि और लोग से तो मैं कितना बोली हूँ लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। कम से कम अब मैं बोलती हूँ उस टाइम नहीं याद आ रहा है, तो आप लोग देख के कर दीजिए, आखिर मैसेज करते होंगे किसी को दिन भर में, वही समझ के कर दीजिए। बट ने जो है रेखा शर्मा जी, तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब हमेशा वो जो हैं स्टूडेंट हमेशा कमेंट करती हैं जो भी मैं प्रश्न पूछती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। तो अगले प्रश्न पे आते हैं कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति, ठीक है, जो है क्या है, तो देखते हैं हम लोग। पहला जो है ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है हालावाद और चौथा है छायावाद। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति जो है छायावाद है। ठीक है, यह जो है आंसर सही हो जाएगा। तो आज का जो है प्रश्न यही दोस्तों, इतना ही। क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट होगा तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।